गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। ये सब कंपोनेंट को हम लोग मोल्डिंग सैंड में मिलाते हैं तो उससे उसके प्रॉपर्टी पर क्या चेंज आता है। सॉ डस्ट हो या वुड फ्लोर का मिलाने से कोलेप्सिबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों इंक्रीज करता है। लिंसीड ऑयल, मोलेसेज और डेस्ट्रिन ये मिक्स करने से स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ता है। कोल्ड डस्ट मिलाने से सरफेस फिनिश अच्छा आता है। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। तो हमारा जो सिंपल डायग्राम है, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम जो हो सकता है हम वो लिए हैं। तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर होता है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन में हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रेनर। सबके बारे में एक एक करके हम लोग बाद में देखेंगे, पहले पार्ट का नाम देख लेते हैं। यहाँ स्ट्रेनर होता है। फिर ये जो लॉन्ग होल देख रहे हैं इसको स्क्रू बोलते हैं। यहाँ पर नीचे होता है स्क्रू बेस वेल। फिर ये जो हॉरिजेंटल पाइप जैसा देख रहे हैं इसको बोलते हैं रनर। यहाँ पर स्प्लिस कोर भी होता है। उसके बाद इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्कीम बॉब बोलते हैं। जहाँ पर मोल्ड बॉक्स में जस्ट एंटर करने से पहले गेट होता है, इसको केविटी बोलते हैं और उस राइजर बोलते हैं। दो छोटा पार्ट है जैसे स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर क्या करता है, जब हम लोग मोल्टेन मेटल डालते हैं तो उसमें कुछ बड़ा बड़ा जो इम्प्योरिटी रहता है, तो जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सीव जिसको बोलते हैं, चालनी बोलते हैं, उस तरह का एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। उसी इम्प्योरिटी हमारा फिल्टर होता है। और यहाँ पर ये होता है स्कीम बॉब। तो स्कीम बॉब भी फिल्ट्रेशन का ही काम करता है। इसमें हाई डेंसिटी इम्प्योरिटी सेटल डाउन, जो हाई डेंसिटी जिसका रहता है, तो देखिए इस तरह कॉन्केव शेप बना हुआ है, तो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है। ऊपर से मोल्टेन मेटल जो है वो इसमें पास कर जाता है। और जो बिल्कुल लो डेंसिटी का रहेगा वो ऊपर तैरने लगता है और इस पार्ट में यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसके कारण हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी दोनों जो है सो यहाँ से स्कीम बॉब से बहुत हद तक फिल्टर हो जाता है। तो हम लोग गेटिंग डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो गेटिंग डिज़ाइन हम लोग करते क्यों हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले वो जान लेते हैं। फर्स्ट है ऑप्टिमम वेलोसिटी विदाउट टर्बुलेंस, स्प्लिसिंग एंड इरोजन। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे तो उसका अगर वेलोसिटी ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं टर्बुलेंट में ईडी फॉर्मेशन होता है, और ईडी फॉर्मेशन जब होगा तो एयर का पार्टिकल भी मिक्स हो जाएगा मोल्टेन मेटल के साथ, जिसके कारण गैस डिफेक्ट आएगा। थर्ड होता है मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड। मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड क्या होता है, कास्टिंग यील्ड इक्वल टू यूजफुल मेटल बाय टोटल मेटल। हम लोग जैसे मोल्टेन मेटल को यहाँ पर कास्टिंग में बनाते हैं, तो जब कूल होगा मोल्टेन मेटल तो इसमें भी भरा हुआ रहेगा, हम लोग का तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो लास्ट में यहाँ से मशीनिंग करके इसको कट करके इसको अलग करना होगा, राइजर के पार्ट को भी कट करके अलग करना होगा। तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा मेटल इसमें हो गया। हम लोग काम का तो बस यही है। तो कास्टिंग यील्ड निकालते हैं यूजफुल मेटल बाय टोटल मेटल। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग में एंड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्लस जो एक्स्ट्रा होगा गेट का, तो उसको गेटिंग वॉल्यूम बोलते हैं VG को, और VG को कास्टिंग वॉल्यूम। सॉरी एक यहाँ छूट गया, विदाउट एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। दो जो छोटा छोटा पार्ट था स्ट्रेनर और स्कीम बॉब, इसको हम लोग देख चुके हैं। थर्ड एक और है जो यहाँ नीचे होता है स्प्लिस कोर। इसका क्या काम है कि जब हम लोग यहाँ पर स्प्लिस कोर होता है, जब यहाँ से मोल्टेन मेटल हम लोग डालते हैं तो कुछ वेलोसिटी से जाएगा, इतना हाइट से यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर कुछ स्प्लेसिंग होता है और यहाँ पर कुछ इरोजन होने का चांस रहता है। यहाँ जो सैंड रहता है उसको अपने साथ ही बहा के ले जाता है, इसलिए यहाँ पर एक स्प्लेस कोर लगा देते हैं जो सिरेमिक का बना हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें जब मोल्टेन मेटल आता है तो वहाँ से सैंड इरोज नहीं होता है। तो स्प्लेस कोर और स्ट्रेनर जो यहाँ पर बताए थे, ये दोनों जो होता है सिरेमिक का बना हुआ होता है। थर्ड है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन का क्या काम रहता है, जो पोरिंग बेसिन यहाँ है, अगर देखिए जैसे मोल्टेन मेटल हम लोग डायरेक्ट यहाँ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा और इसके साथ बहुत ज़्यादा इरोजन भी होगा, वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पोरिंग बेसिन में डालते हैं तो यहाँ से इस तरह से इसमें फ्लो करके जाता है, तो उसका वेलोसिटी कम होता है। तो रिड्यूसेज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल। अब हम लोग यहाँ से स्प्रू का डिज़ाइन देखेंगे। इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, इसको ध्यान से समझते जाइएगा। अगर कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए स्प्रू को हम लोग अगर साइड से यहाँ से देखेंगे, स्प्रू को देखेंगे तो एक इसका कुछ हाइट दिखेगा, उसके बाद स्प्रू का कुछ लेंथ दिखेगा, और फिर इसका जो केविटी में नीचे उसका कुछ हाइट दिखेगा।
तो उसका एक सिंपलेस्ट फिगर इस तरह से बना है। ये पोरिंग बेसिन का हाइट है हमारा, उसके बाद स्प्रू जो है, उसके बाद नीचे केविटी का कुछ हाइट दिखेगा। इसको हम लोग HC बोले हैं, इस हाइट को HC, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको HT बोले हैं। उसके बाद केविटी इसको 1 बोले, इस जगह का जो क्रॉस सेक्शन इसको 2 बोले, यहाँ पर 3 बोले। यहाँ का जो वेलोसिटी 1 पर होगा वो तो हम लोग पोरिंग बेसिन में डालें तो 0 वेलोसिटी होगा। तो देखिए HT इजिकल टू HC प्लस HS होगा, साफ दिख रहा है HT इजिकल टू HC प्लस HS, ये दोनों ऐड करके ये होगा पूरा। V1 इजिकल टू 0, यहाँ पर पोरिंग बेसिन में जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डाले हैं तो उसमें तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। तो V3 जब हम लोग निकालेंगे लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है V² माइनस U² इक्वल टू 2GH से, तो V3 आएगा √2GHT। अब आगे हम लोग क्रॉस सेक्शन 2 और 3 के बीच कंटिन्यूटी इक्वेशन और फिर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़िएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि कोई किसी भी पाइप में एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन जब 2 और 3 के बीच हम लोग अप्लाई करेंगे तो A2 V2 इक्वल टू A3 V3। अभी जैसे बताया कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ का एरिया और वेलोसिटी A2 V2 था और यहाँ का एरिया A3 और वेलोसिटी V3 था। तो A2 V2 इक्वल टू A3 V3 हो गया। दोनों का एरिया सेम है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। जो एरिया A2 का है वही एरिया A3 का है। तो एरिया दोनों का जब सेम हो गया तो A2 और A3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू V3 होगा। मतलब जितना वेलोसिटी V2 में है उतना ही वेलोसिटी V3 में आएगा। V2 इक्वल टू V3 आ गया। अब बर्नौली बिटवीन 2 और 3 अप्लाई करेंगे, बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो बर्नौली इक्वेशन होता है P2 बाई रो जी प्लस V2² बाई 2G प्लस HS इज इक्वल टू P3 बाई रो जी प्लस V3² बाई 2G प्लस 0। यहाँ पर हम लोग हाइट लेते हैं, तो हाइट यहाँ से हम लोग हाइट लेंगे V3 और V2 के बीच, तो इसको मान लीजिए डेटम लेंगे, तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ से HS हाइट पर है, तो V2 में जो हम लोग Z का वैल्यू लेंगे वो HS लेंगे। यहाँ पर लिए V2 की जगह HS लिए और इसमें 0 लिए। बर्नौली हम लोग को अप्लाई कर लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन में पहले निकाले V2 इक्वल टू V3। तो V2 इक्वल टू V3 जब हम लोग पुट करेंगे तो G तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा P2 बाई रो जी प्लस HS, इधर बच जाएगा P3 बाई रो जी। P2 बाई रो जी में हम लोग कोई अमाउंट HS अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तब आ रहा है P3 बाई रो जी। इसका मतलब P3 जो है P2 से बड़ा है। क्लियर है? अब देखिए P3 यहाँ पर जो है P3 अगर यहाँ जब बड़ा रहेगा और P2 कम रहेगा, मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ जब हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ये उसको ऊपर यहाँ से स्प्लेस करने की कोशिश करेगा, और स्प्लेस करेगा उसके साथ कुछ एयर भी इसमें ट्रैप हो जाएगा, तो उससे गैस डिफेक्ट भी आएगा और मोल्टेन मेटल भी हमारा इधर उधर बिखर जाएगा। तो इसलिए उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों सेम करेंगे। P3 इक्वल टू P2 कर देंगे। जो बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई किए हैं उसमें P3 इक्वल टू P2 कर देंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एयर एस्पिरेशन इफेक्ट उसी को बोलते हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए P2 इक्वल टू P3 कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो फिर से 2 और 3 के बीच बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो ऊपर किए थे हम लोग अभी यहाँ पर जो किए थे। फिर इसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। अब P2 इक्वल टू P3 हो गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अभी रहने देते हैं। V2² बाई 2G था प्लस HS है, और इधर तो ये तो 0 था, तो ये P3² बाई 2G बच जाएगा। तो अब फिर से कंटिन्यूटी बिटवीन A2 और 2 और 3 के बीच कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पहले से कर चुके हैं। A2 V2 इक्वल टू A3 V3, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ फिर से किए। तो V2 को लिख सकते हैं A3 V3 बाई A2, A3 V3 बाई A2, या A3 बाई A2 इंटू V3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से हम लोग को HS का वैल्यू अगर निकालना होता है,
यहाँ एक स्टेप हम स्किप किए तो यहाँ देख लीजिए, अगर एच एस का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो v3² माइनस v2² होगा। अब देखिए v2 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a3/2 इंटू v3 कर सकते हैं, तो सेम हम यहाँ पुट किए हैं, v3² है, v3² माइनस v2 की जगह a3/2 इंटू v3 पुट कर दिए, इक्वल टू एच एस इधर था, इधर एच एस लिख दिए। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, इसको पॉज करके आप देखिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम फिर से उसको देखेंगे। अब v3²/2g हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 1 आएगा और इससे कॉमन लेंगे तो a3/2 का होल स्क्वायर आएगा। और एच एस को हम लोग ht माइनस एच सी लिख सकते हैं फिगर से, एच एस को हम लोग ht माइनस एच सी लिख सकते हैं, लिख दिए। एच एस को ht माइनस एच सी लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, अब इन दोनों से अगर ht हम लोग कॉमन निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसा का तैसा रहेगा, इधर ht अगर कॉमन निकालेंगे तो ये, तो यहाँ से ht था तो ht 1 हो जाएगा और ये hc/ht हो जाएगा। अब हम लोग शुरू में ही निकाल चुके हैं फिगर में, v3 = √2ght, यहाँ पर v3 = √2ght निकाल चुके हैं, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। v3 = √2ght जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो v3 का स्क्वायर है तो 2ght हो जाएगा, और ये 2g और इधर ht है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब केवल बच जाएगा ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस a3/a2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी ब्रैकेट के अंदर वाला 1 माइनस hc/ht। ठीक है, इधर भी 1 माइनस इतना, इधर भी 1 माइनस इतना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा hc/ht इक्वल टू a3/a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ht इक्वल टू hc प्लस hs, ये हम लोग को पता ही है फिगर से ही, तो इससे पता चलता है कि ht जो होगा वो hs से बड़ा है, क्योंकि hs में कुछ जोड़ रहे हैं तब ht आ रहा है, तो ht जो होगा hs से बड़ा होगा। और मेन जो हमारा रिजल्ट निकल के आया इस इक्वेशन से, जो हमारा डिजाइन का आया वो a2 ग्रेटर देन a3, a2 मतलब नीचे वाला जो एरिया था वो हमेशा बड़ा होगा a3 से, तभी एयर एस्पिरेशन इफेक्ट हमारा रिड्यूज होगा। तो हम लोग पहले किस तरह का शेप लिए थे, पहले यहाँ सिलेंड्रिकल लिए थे, जो हम लोग शुरू में एज्यूम किए हैं स्प्रू का जो शेप सिलेंड्रिकल लिए हैं, यहाँ भी हम लोग सिलेंड्रिकल शो किए हैं फिगर में, लेकिन हमारा डिजाइन कर रहा है कि ये जो यहाँ पर जो एरिया है A2 एरिया हमेशा ज़्यादा होगा, सॉरी A2 एरिया हमेशा ज़्यादा होगा A3 से, तो यहाँ का एरिया हम लोग को ज़्यादा रखना है और नीचे का एरिया कम रखना है। तो इनिशियल शेप हमारा सिलेंडर था, लेकिन आइडियल शेप जो होगा वो पैराबोलिक होगा, जो हम ब्लू पेन से बनाए हैं, ब्लू पेन से जो अंदर वाला दिख रहा है। लेकिन पैराबोलिक शेप अंदर में बनाना, पाइप के अंदर इस तरह का शेप बनाना, और वो भी सैंड में, क्योंकि तो हमारा जो कास्टिंग जो शेप बनेगा स्क्रू वो तो सैंड का होता है, तो उसमें पैराबोलिक शेप बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए पैराबोलिक हम लोग नहीं लेके एक्चुअल में हम लोग टेपर बनाते हैं, जो रेड पेन से हम दिखाएं, मतलब यहाँ का एरिया ज़्यादा रखते हैं, यहाँ का कम रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिजाइन ऑफ स्क्रू। अब हम लोग जब रनर का डिज़ाइन करते हैं तो आइडियल शेप ट्रेपेजॉइडल आता है, टू मिनिमाइज डिस्चार्ज लॉसेज एंड टर्बुलेंट लॉसेज। टर्बुलेंट लॉस और डिस्चार्ज लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आइडियल शेप तो ट्रेपेजॉइडल आता है। लेकिन जब ट्रेपेजॉइडल शेप का हम लोग रनर बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो मोल्टन मेटल जब उसमें पहुँचता है तो कास्टिंग मोल्ड में पहुँचने से पहले वो कोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए टू रिड्यूज हीट ट्रांसफर एरिया मस्ट बी लो, सो वी मेक सिलेंड्रिकल। तो इसलिए हम लोग आइडियल शेप ट्रेपेजॉइडल होते हुए भी उसको ट्रेपेजॉइडल नहीं बनाते हैं, उसको हीट ट्रांसफ़र एरिया कम करने के लिए सिलेंड्रिकल हम लोग बनाते हैं।